अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। ताज़ा अपडेट्स हमारे पास है जो आपके साथ शेयर कर। सबसे पहले बात करेंगे सैयद हसन नसरुल्लाह का जनाजा, लाखों अफराद शिरकत करेंगे। आलमी मीडिया की कितनी टीमें कवर करेंगी इसकी भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। इसराइल गलती करेगा तो पछताएगा, ईरान की धमकी। ट्रम्प ने यूक्राइनी सदर को भांड कह दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में हिजबुल्लाह के मीडिया कंपनी के सरबराह शेख अगजर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहीद मकावमत सैयद हसन नसरुल्लाह की तदफीन की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इस तकरीब को कवरेज के मुख्तलिफ ममालिक से कम 30 मीडिया टीमें शिरकत करेंगी। शेख अगजर ने मजीद कहा कि हिजबुल्लाह गाजिब सयूनी रिजीम की धमकियों और जारियत की परवाह किए बगैर आइंदा एतवार को यानी 23 फरवरी को शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह और शहीद हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा अदा करेंगे। उन्होंने ताकीद की है कि जनाजे की तकरीब बाज़ाब्ता तौर पर बैरूत के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे शुरू होगी और उसी दिन शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान मुख्तलिफ ज़राए अबलाग की जानब से तकरीब के बराह रास्त कवरेज के लिए ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। शेख अगजर ने कहा कि हुकूमत की जानब से ईरानी तैयारों की लैंडिंग रोकने के लिए इसराइल की दरख्वास्त पर लगाई गई पाबंदियां शुरा की हाजिरी को मुतासर कर सकती हैं। हिजबुल्लाह की मीडिया कमेटी के सरबराह ने तमाम लेबनानी अवाम के साथ अरब और इस्लामी अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया के आज़ाद लोग से अज़ीशाम जनाजे में शिरकत की अपील की है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जनाजा, क्योंकि इसमें अगर कोई शक नहीं है कि जो सैयद हसन नसरुल्लाह की जो शहादत हुई थी उसको काफ़ी अरसे के लिए डिले कर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं जो हिजबुल्लाह या दीगर जो तंजीमें थी उन्होंने कहा हमने बड़ी शान और शौकत के साथ इसको सेलिब्रेट करना है, यानी इस जनाजे में शिरकत करने और हमें खुशी है। सेलिब्रेट करने का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया कि वो कहते हैं कि हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है और फिर सैयद की ये ख्वाहिश थी कि वो शहीद हों और आखिरकार शहादत का रुतबा वो हासिल कर चुके हैं। तो अब इसमें एक तरफ तो ये मसला भी आ रहा है कि जो पाबंदियाँ इसराइल के दबाव के तहत लेबनान में लगाई हैं ईरान के फ्लाइट्स पर, उसमें बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखना ये कि उसके लिए क्या हल निकाला जाता है। तो जब आपको बताते चले कि ईरान जो है, ईरान के आला जो फौजी कमांडर ने खबरदार किया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की सलामती को लाहक किसी भी खतरे की संगीन नताइज बरामद होंगे जो कि इसराइली हुकूमत और उन अनासर के लिए ख़तरा साबित होंगे जो मुमकिन तौर पर इसराइल की मज़ीद जारहाना कार्रवाई की हिमायत कर रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ ईरानी जो है मुसल्लह अफवाज के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज अपनी मुकम्मल तैयारी की हालत में है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर दुश्मन किसी भी किस्म की गलती करता है तो सयूनी हुकूमत और उनकी हमायती जो इस यानी मसलहे और ऑपरेशनल मनसूबबंदी में मदद फराहम कर रहे हैं उनकी सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की फ़ौजी क़ुव्वतें जारहाना कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और मिसाइलों की पैदावार बड़ी तादाद में और आला मयार के साथ बग़ैर किसी रुकावट की जारी है। बाकरी ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान की तरक्की का भी जिक्र किया कि हमने मुख्तलिफ नौइयत के फ़ौजी यूनिट्स में माइक्रो ड्रोन्स और लॉन्ड्रिंग ड्रोन्स की तैनाती का मलहरा जो है उसको भी बड़े तरीके से तैयार कर लिया। तो आपको पता है कि ईरान की जो धमकियां हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये धमकियां क्यों आ रही है। अब आप सोचेंगे कि दोबारा ये मामला क्या शुरू हुआ है। आपको पता है कि इसराइल एक मंसूबा बना रहा है जिसके थिंक टैंकर ये कह रहे हैं, जिसके तजज़ियाकार ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब इस मंसूबे के तहत हमने ईरान के तमाम तर जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। अब देखना ये कि वाकई उस जौहरी तंसीबात को निशाना बनाते हैं या नहीं बनाते, लेकिन उसके बाद ईरान ने खुली धमकियां देना शुरू की। पहले कैबिनेट ने, फिर वजीर दिफा ने, फिर जो है सुप्रीम लीडर ने, अब वहाँ के आर्मी चीफ ने। तो मामला जो है उन्होंने खुल के कह दिया कि फिर इसका खमियाजा आप हर महाज अगर अपने लिए खोल रहे हैं तो हर महाज पे आपको नुकसान होगा। दूसरे बात आपको बताते चले कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ताज़ा तरीन सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ज़ेलेंस्की के हवाले से जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बारे में कहा कि वो कॉमेडियन थे और उन्होंने कॉमेडियन से बहुत से लोगों के दिल में घर कर गए, लेकिन उन्होंने बहैसियत
ایک لیڈر، ایک پریزیڈنٹ، انہوں نے ملک کو تباہ کیا، یوکرین کو تباہ کیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہی امریکہ جو پہلے سپورٹ کرتا ہے، پہلے کہتے ہیں جنگ میں اترو رشیا کی ایسی کی تیسی، اب ان کے جو پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ ٹرمپ اتنی زیادہ سخت قسم کی بیان بازی یوکرین کے حوالے سے کیوں کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ جو خبر آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے $350 جھونکنے پر آمادہ کر لیا، یعنی زیلنسکی اتنے زبردست کامیڈین ہے کہ امریکہ کے $350 جو ہیں، یعنی $350 ہمارے تباہ کر دیے۔ یوکرین یہ جنگ جیت بھی نہیں سکتا۔ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ شروع ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، یہ ایسی جنگ ہے جو امریکہ اور ٹرمپ کی مدد کے بغیر ختم بھی نہیں کر سکے گا۔ امریکہ نے اس جنگ میں یورپ سے $200 ارب زیادہ خرچ کیے ہیں اور امریکہ کا پیسہ واپس بھی نہیں آنے والا۔ ٹرمپ نے کہا کہ سوتے رہنے والے جو بائیڈن نے یورپ سے برابری کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ جنگ ہم سے سب سے زیادہ یورپ کے لیے اہم تھی۔ ہمارے اور روس کے درمیان اچھے تعلقات ہیں۔ سمندر جو ہے یہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ بیان کیوں دیا جا رہا ہے۔ بیان اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 2011-12 میں ڈونلڈ ٹرمپ یعنی امریکہ جب چین اور ان کے درمیان تھوڑی سی، یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جب لیبیا پر معاملہ ہوتا ہے اور لیبیا اور عراق ان سارے علاقوں کو تباہ برباد کیا جاتا ہے اور یونائٹڈ نیشن میں بھی اس کا پورا ساتھ تھا۔ اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رشیا اور چائنا جو ہے وہ قریب آ جاتے ہیں، ان کی گھنٹوں ملاقات ہوتی ہے۔ حالانکہ چائنا کے شی جی پنگ جو ہے، اگر آپ ان کی تاریخ نکال دیں تو بہت ہی کم لوگوں سے ملاقات کی ہوگی، بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر۔ لیکن گھنٹوں اگر ملاقاتیں کسی نے کی، پیوتن اور ان دونوں نے کی ہیں۔ اب ان ملاقاتوں کا مقصد یہ تھا کہ بھائی صاحب یہ امریکہ یا مغربی دنیا کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو ان کو چت کرنا ہے تو ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پورا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری جو مغربی دنیا ہے، یعنی نیٹو ہے، وہ تو سرنڈر ہو گئی روس کے سامنے۔ اس بیان کے بعد، یعنی صدر کے اس بیان کے بعد روس کے سامنے سرنڈر ہو گئی مغربی دنیا۔ تو ٹرمپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو اکیلا کرنے کے لیے اس کو روس کا جو بلاک ہے ان کو شامل کرنا ہوگا مغرب کی دنیا میں، اور اس کو شامل کرنے کے بعد وہ ایک اکیلا تنہا جو ہے چائنا کے ساتھ اس کو کر لے گا سفارتی محاذ پر، تب اس کے ساتھ نمٹنا آسان ہوگا۔ یہ پوری گیم ہے اس ساری صورتحال میں۔ لیکن مجھے نہیں لگتی کہ شاید پیوٹن اتنی آسانی سے، وہ بھی بچے نہیں ہیں، ان ساری صورتحال میں وہ بھی ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ لیکن ٹرمپ نے یوکرین کو کئی دفعہ دھمکیاں دینی، اور یوکرین کا بھی کی بہت بڑی غلطی ہے کہ بھائی صاحب جب روس نے آپ کو خبردار کیا تب آپ اس قسم کی حرکتیں کر رہے تھے۔ دوسرے پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان ایک طرف تو گن گائے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت ترقی ہو رہی ہے، پاکستان میں خوشحالی آ رہی ہے، اور بہت سارے دوست ہمارے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو نا اسلام آباد میں کتنے جو ہے انڈر پاسز بن گئے ہیں، کیا آج بارش کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایسی صورتحال میں پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ بھئی صاحب انسان اندر سے جو ہے نا، آپ نے بہت ساری ہماری اینکر حضرات ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہی چہرہ جو ہے ہم ڈھانپ تو لیتے ہیں میک اپ شیک اپ سے، لیکن اندر جو داغ دھبے ہوتے ہیں وہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں۔ جب پانی آتا ہے، جب منہ دھوتے ہیں، وہ سارا کچھ کلین ہو جاتا ہے، اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں میک اپ تو انہوں نے اچھا کرا دیا، لیکن پاکستان اس وقت کتنے نقصان میں، قرضوں کی دلدل میں، یہ میں آپ کو ذرا آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ لیتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس وقت ایک حالیہ رپورٹ جو ہمارے سامنے کہ حکومت کہتی ہے کہ وہ ترقی کر رہی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ وزارت خزانہ نے مالی سال 2023-24 کے دوران سرکاری اداروں SOEs کی مجموعہ نقصانات یعنی 851 ارب روپے اور ان کے مجموعی قرضے 9 خرب 20 ارب روپے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسی طرح جو FBR کے محصولات کی تقریباً برابر ہیں اور سنجیدہ مالیاتی خطرات کی بڑی نشاندہی اس وقت یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ بجلی کے شعبے میں کمپنیاں جو ہیں مجموعی طور پر اس فہرست میں سب سے اوپر ہے، جس سے عوام کے پیسے اور معیشت کو نقصان پہنچا۔ حالانکہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے NHA نے سب سے زیادہ 295 ارب 50 کروڑ روپے کا نقصان، اس کی بھی رپورٹ آئی بھائی سب اس نے بھی نقصان کیا ہے۔ ان اداروں نے مجموعی طور پر تقریباً 2 خرب 50 ارب روپے کی معاشی قدر کو نقصان پہنچا ہے۔ مالی سال 2024 میں اس وقت SOE یہ جو ایز ہے اس کی مجموعی آمدنی 5.26% تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ 13.5 خرب روپے تک یہ پہنچ گئی، جبکہ مجموعی خالص نقصانات میں تقریباً 89% یا 30
अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। ताहम हुकूमत की जानब से सब्सिडीज और ग्रांट्स वगैरह के जरिए उनके मजमूई नुकसानात में 14% कमी की गई है। मजमूई मुनाफा 820 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया, जो ये बसाल जो है 14.61% इजाफा है, जबकि खसारे में चलने वाले एसओएज ने मजमूई तौर पर 851 अरब रुपए के नुकसान बर्दाश्त किए, जो कि 14.3% कमी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल। दूसरे आपको बताते चलें कि इस वक्त एक तरफ तो गिलगित बल्तिस्तान में धरना चल रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जिनके डिमांड है कई दिनों से ठंडी ठार हवाएं, बर्फ और बारिश में ये लोग बैठे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनको। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब इस वक्त सरकारी जो यानी नौकर थे, काम करने वाले लोग थे, वो आज अपने मुतालिबात बड़े पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद की तरफ आए। वीडियो में आप देखें, आप अंदाजा लगा लें कि शख्स को जिस तरीके से बालों से खींचा जा रहा है, ये तस्वीर हम गजा में देखते थे। ये इस किस्म की फुटेज पीटीवी में एक ज़माने में 90s जब हम लड़कपन में थे, या हमें थोड़ा थोड़ा जो हमारी मेमोरीज थी, क्योंकि अभी पीटीवी तो सारी चीज़ें भूल गया है। कश्मीर में जो सूरत हाल होती थी, एज इट इज़ यही हालत होती। अब ये जो ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, उन्होंने अपने पेट भरने हैं, पेट तो भरे नहीं जा रहे हैं, जेब भरने हैं, तो इस सारी सूरत हाल में एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी लाई जाती है जो बिल्कुल जालिम किस्म की होती है। अब आप देखें कि इस लोगों को घसीटा जा रहा है, लोगों को लाते मुक्के मारे जा रहे हैं, तो ये हमारे और आपके टैक्स से जो मुहाफिज, सो कार्ड मुहाफिज हैं, ये वो लोग हैं जिनके अंदर कख यानी आटे में नमक बराबर इंसानियत भी नहीं है। ये जो लोगों खींच रहे हैं, आप इससे पहले कितने एहतजाज होते थे, कभी इस तरह का तशद्दुद हुआ? बस अब जब भी कोई निकलता है, सिर्फ एक पार्टी को या दो पार्टियों को या तीन पार्टियों को इजाजत है कि कल परसों मैंने देखा वहां मरीम नवाज साहब नारोवाल में निकलती, सारे सरकारी नौकरों को छुट्टी दी जाती है, वो आके उधर दफा 144 भी नहीं होती है। जरदारी साहब एहतजाज के लिए निकले, दफा 144 नहीं होती है। कोई और जमात निकले, दफा 100। लेकिन जब भी तहरीक इंसाफ निकलती है तो दफा 144 नाफिज की जाती है, क्रैकडाउन शुरू, लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं, कारोबार तोड़ लिया जाता है। तो ये सूरत हाल इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मार्शल तो है ही है। अब पहले हम कहते हैं कि मार्शल की आड़ में ये लोग, ये मार्शल, ये से और बड़ी बात क्या हो सकती है कि ऐसे सरेआम लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा हो, लोगों को घसीटा जा रहा हो, लोगों को मुक्के मारे जा रहे हो। क्या ये पुलिस है? ये रियासत की पुलिस है, ये इस्लामाबाद कैपिटल की पुलिस है। और ये तस्वीर जब पूरी दुनिया में जाती है, वो समझते हो तो देखते हैं कि क्या पागल लोग हैं, अपने ही लोगों पर इस किस्म का तशद्दुद, वो भी एक पुरअमन एहतजाज पे तशद्दुद। बहरहाल आप देख रहे हैं ये सूरत हाल जो पाकिस्तान में चल रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।